जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के 21 मॉक टेस्ट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक मॉक टेस्ट में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और हमारा टारगेट रहता है 25 में से 25 मार्क्स लाने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो किसी कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आपको सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। और फिर आपको पता रहनी चाहिए कि हमारे टोटल कक्ष कितने होते हैं। तो आपको पता होगी कि टोटल कक्ष होते हैं के, एल, एम और एन, ये 4 कक्ष होते हैं टोटल। अब पहले बात करते हैं के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो 2n² से हम इस सूत्र को निकालेंगे, इनमें उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे। एन का मान 1 रखेंगे तो कितनी आ जाएगी 2। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मैक्सिमम 2। एन का मान 2 धरेंगे तो कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो एल को उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 8। एम की बात करें तो एन बराबर 3 धरेंगे तो आ जाएगी 18। तो एम को उसमें उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो सकती है। एन को उसकी बात करें तो एन को उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या एन बराबर 4 धर देंगे तो आ जाएगी 32। तो एन कोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है 32। आपको इस फॉर्मूले को भी याद रखना है कि किसी कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है 2n²। आपको इसे याद रखना है, ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है 2, एल में कितनी हो सकती है 8, एम में कितनी हो सकती है 18, एन में कितनी हो सकती है 32। तो आप इन चारों को याद रखना, किसी कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5, मैंने टोटल 5 क्वेश्चन करा दिए इस क्वेश्चन से आपके लिए। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। यदि क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए उनमें से कौन सा यंत्र सहायक होता है? तो हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए आप जानते हो कि डॉक्टर इसको उपयोग करते हैं। वो उपयोग करते हैं स्टेथोस्कोप का। स्टेथोस्कोप का उपयोग किसके लिए करते हैं? हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए। अब बात करें स्पायरोमीटर की, कि स्पायरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो स्पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी को मापने के लिए। हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी को मापने के लिए स्पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर की बात करें तो थर्मामीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है तापमान मापने के लिए। तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। अब बात करें स्फेग्नोमैनोमीटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम की दृष्टि से। स्फेग्नोमैनोमीटर, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। या रक्तचाप को, हिंदी में कहे तो रक्तचाप, इंग्लिश में कहे तो ब्लड प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन मैंने अपने लिए करा दिए हैं और ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2022 ग्रुप डी में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो सबसे पहले बात करते हैं रक्त समूह की। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंड ने। आपको इसे याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कार्ल लैंड ने रक्त समूह की खोज की थी और उन्होंने रक्त को ए बी और ए बी ओ में विभाजित किया था। और सर्वाधिक रक्तदाता कौन सा होता है? ओ नेगेटिव होता है। इसमें ऑप्शन में सिर्फ ओ दिया है तो हम ऑप्शन को ही लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी को ही लगा देंगे। लेकिन यदि ऑप्शन में दिया होता ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव तो किसको लगाते हैं हम? ओ नेगेटिव को। ओ नेगेटिव क्या होता है? सर्वाधिक रक्तदाता या सर्व रक्तदाता कौन होता है? तो नेगेटिव होता है सर्व रक्तदाता। और बात करें सर्वग्राही कौन होता है? सर्वग्राही माने कि वो सभी से ग्रहण कर सकता है रक्त को, वो होता है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव, आपको इन पॉजिटिव नेगेटिव को भी याद रखना है, लेकिन इनको भी याद रखना है क्योंकि जब एग्जाम एग्जाम थोड़ा लेवल से बनेगा ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ए बी पॉजिटिव क्या होता है? सर्वाधिक रक्तदाता या रक्तग्राही होता है, सॉरी। सर्वग्राही कौन होता है? ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव क्या होता है? सर्वग्राही होता है। और ओ नेगेटिव क्या होता है? सर्वदाता होता है। और ए बी रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड के द्वारा ए बी रक्त समूह की खोज की गई थी और ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चांदी का घनत्व 10.8 गुणा 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तथा पानी का घनत्व 103, सॉरी 103 नहीं है, 10 की घात 3 ही है, गलत लग गया है, 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होगा? तो आपेक्षिक घनत्व को आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है चांदी का घनत्व या पदार्थ का घनत्व अपन पानी का घनत्व। तो पदार्थ का घनत्व कितना, चांदी का घनत्व कितना है? 10.8 गुणा 10 की पावर 3, और पानी का घनत्व कितना है? 10 की घात 3। पानी का घनत्व 10 की घात 3 से 10 की घात 3 कट जाएगा और कितना आएगा? 10.8। अब आप ऑप्शनों को देखिए, 10.8 तो आंसर आ गया। अब आप चारों ही ऑप्शन 10.8 में है और ग्रुप डी 2018 का ये क्वेश्चन है। क्या बेहतरीन क्वेश्चन बनाया था ग्रुप डी ने। अब बताओ इनमें से आंसर कौन सा होगा? 10.8 किलोग्राम इंटू मीटर, मीटर 10.8 को मीटर एम माइनस है ये, किलोग्राम प्रति मीटर है ये। और 10.8 किलोग्राम इंटू मीटर, या 10.8 सिर्फ, या 10.8 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? तो आपने, मैंने भी आपके लिए पढ़ाया था कि आपेक्षिक घनत्व बराबर कितना होता है? आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व, क्या पदार्थ का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व। तो घनत्व, घनत्व की यूनिट तो एक ही होगी ना। जैसे घनत्व, घनत्व की यूनिट कट जाएगी और आपेक्षिक घनत्व की यूनिट क्या आ जाएगी? इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या बेहतरीन क्वेश्चन बनाया है ग्रुप डी ने कि आपेक्षिक घनत्व की कोई भी यूनिट नहीं होती है, और चारों ऑप्शन 10.8 ही रख दिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बेहतरीन क्वेश्चन मेरी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण बल अत्यधिक दृढ़ होता है, दृढ़ का मतलब होता है मजबूत होता है। तो किसमें आणविक आकर्षण बल अत्यधिक मजबूत होता है? तो आप जानते होंगे ठोसों में आणविक आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, सबसे मजबूत होता है। उसके बाद किसका आता है? फिर द्रव का होता है, और फिर कहता है गैस का। तो आणविक आकर्षण बल की बात करें तो सर्वाधिक ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। अब बात करें विसरण की। विसरण भी पूछा जाता है कि विसरण का गुण सर्वाधिक किसमें होता है? विसरण मतलब होता है बहने का गुण। तो बहने का गुण आप जानते होंगे सर्वाधिक गैसों में पाया जाता है। बहने का गुण सर्वाधिक गैसों में पाया जाता है। गैस में, फिर द्रव में, लिक्विड में मतलब, फिर ठोस में, सॉलिड में। तो आपको इन्हें याद रखना है। बहने का गुण सर्वाधिक गैसों में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। और आणविक आकर्षण बल, सर्वाधिक आकर्षण बल किसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है ठोस में, द्रव में, फिर गैस में। आपको इन दोनों को याद रखना है, कोई सा भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस अणुगति सिद्धांत काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तब होती है जब। तो परम शून्य तापमान किसको कहते हैं? 0 केल्विन को कहते हैं, 0 डिग्री केल्विन को कहते हैं। बहुत से आंसर लगा देते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य तापमान कहते हैं। नहीं कहते हैं, 0 डिग्री केल्विन को परम शून्य तापमान कहते हैं। क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है -273 केल्विन, -273 केल्विन होता है। तो यह परम शून्य तापमान नहीं होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री केल्विन ये होता है परम शून्य तापमान। यहाँ किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा बिल्कुल शून्य हो जाए, या ऑप्शन नंबर सी देख सकते हो, अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, तो उसे कहते हैं परम शून्य तापमान या 0 डिग्री केल्विन। आपको इसे याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं आपको बता दूंगा कि सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे बदलते हैं, केल्विन को सेंटीग्रेड में कैसे बदलते हैं, फारेनहाइट को, और फारेनहाइट को केल्विन में कैसे बदलते हैं, केल्विन को फारेनहाइट में, फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में। इन सभी को मैं आपको एक फॉर्मूले से याद करा दूंगा। अभी थोड़ा आगे चलते हैं। एएलपी टेक्नीशियन को क्वेश्चन है 2018 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है? घटेगी, बढ़ेगी, या शून्य हो जाएगी, या समान रहेगी? तो सबसे पहले बात करते हैं वाष्पीकरण की। वाष्पीकरण किसको कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं किसी द्रव का गैस में बदल जाना। जैसे किसी द्रव का गैस में बदल जाना वाष्पीकरण कहलाता है। आप जानते होंगे इसको, वाष्पीकरण क्या होता है? किसी द्रव का गैस में बदल जाना, इसको वाष्पीकरण कहते हैं। अब बात करें जल वाष्प की, एक यूनिट और है जल वाष्प। जल वाष्प को किस कहते हैं? तो वाष्प में उपस्थित या वायु में उपस्थित जल को क्या कहते हैं? जल की छोटी छोटी बूंदों को जल वाष्प कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में तो कोहरा पड़ता है, तो उसमें वर्षा की, यहाँ पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, आपने देखा होगा सर्दियों में, तो उसे कहते हैं जलवाष्प। अब आप देखोगे कि जलवाष्प की मात्रा अधिकतम है, तो जलवाष्प की मात्रा अधिकतम कब होती है? तो जलवाष्प की मात्रा अधिकतम होती है सर्दियों में, क्योंकि तभी
वायुमंडल में जल की छोटी-छोटी बूंदें उपस्थित होती हैं, तो गर्मियों में होती नहीं है, तो सर्दियों की बात चल रही है। जलवाष्प की मात्रा अधिकतम होती है, तो बाष्पीकरण की दर, तो बाष्पीकरण जब यदि सर्दियों में बाष्पीकरण का मतलब है कि ठोस द्रव में मतलब द्रव गैस में बदल जाती है, तो क्या द्रव गैस में अधिकतम बदलता है या न्यूनतम बदलता है? तो बाष्पीकरण की दर बिल्कुल कम हो जाती है सर्दियों में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में आप जानते हो कि महासागरों में से सूर्य के प्रकाश के कारण बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और सर्दियों में सूर्य इतना नहीं निकल पाता है और बाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से समझाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आ गया वो क्वेश्चन बदलने वाला। 37 डिग्री तापमान लगभग किसके बराबर होता है? 37 डिग्री तापमान किसके बराबर होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक फ़ॉर्मूला बता दूँ। फ़ॉर्मूला होता है C/5। C/5 बराबर F-32 F-32/9 बराबर होता है K-273 K-273/5। आपको इस फ़ॉर्मूले को याद रख लेना है। इस फ़ॉर्मूले से ही आप सब कुछ बदल देते हो। जैसे यदि आपसे सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए कहे, तो आप इन दोनों को यूज़ कर लेना। यदि फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलने के लिए तो इन दोनों को यूज़ कर लेना। यदि आपको सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए तो इन दोनों को यूज़ कर लेना। जैसे मैं अभी इसी सवाल को करके बताता हूँ, फ़ारेनहाइट को मतलब सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए। तो C/5 को फ़ॉर्मूला होता है ना, तो C कितना दिया, सेंटीग्रेड कितना दिया, 37 डिग्री। तो 37/5 C/5 बराबर होता है F-32 F-32/9। जब इसका इससे गुणा करेंगे, तो इसका गुणा करते हैं, तो इसका गुणा करेंगे इसे 9 7 63 63 के 3 हासिल 6 9 या 27 27 और 6 हो जाएंगे 33। ये हो जाएगी 333/5। तो बराबर कितना होगा, F-32 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आप जानते होंगे 333 को जब 5 से भाग देंगे तो 5 छंगे 30 हो जाएगा, 3 बचेगी, 5 छंगे 30 और पॉइंट 6, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 66.6। कितना आ जाएगा, 66.6 हो जाएगा। तो बराबर कितना है, F-32। जब इसको 32 को इसमें जोड़ेंगे, तो आप 32 में इसको जोड़ना तो ये आ जाएगा 5.6 8 और 9 कितना होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बदल के बता दिया। आपको उस फॉर्मूले को याद रखना है कि C/5 बराबर होता है F-32/9 बराबर होता है Kelvin-273/5। आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। आप उससे किसी को भी निकाल सकते हो, कुछ भी कहे, केल्विन को निकालने के लिए कहे, सेंटीग्रेड को निकालने के लिए कहे या फ़ारेनहाइट को निकालने के लिए, आप सब कुछ निकाल सकते हो उससे। तो अब तो स्टेज सेकंड का क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एनटीपीसी स्टेज सेकंड का क्वेश्चन है, मतलब सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, सीबीटी 1 का तो क्वेश्चन है ही नहीं है। तो 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो उम्मीद है इसको ये क्वेश्चन अब की बार ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है या ऐसा ही कोई क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जा सकता है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पे देखते हैं, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? वह तापमान पर भी निर्भर करता है, पिंड की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर भी निर्भर करता है। तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसे याद रखना है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है और पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर निर्भर करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा में होती है। तो गतिज ऊर्जा किसको कहते हैं? सबसे पहले गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताओ, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। और सर्वाधिक गतिज ऊर्जा किसकी होती है? तो आप जानते हो सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है गैसों की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा को आप जानते होंगे, गति करने के लिए उपस्थित स्थित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक गतिज ऊर्जा किसकी होती है? गैसों की होती है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और गतिज ऊर्जा आप पूछा भी जा सकता है कि सर्वाधिक गतिज ऊर्जा दूसरे नंबर पर गतिज ऊर्जा और तीसरे नंबर पर गतिज ऊर्जा किसकी होती है? तो सर्वाधिक गैसों की हो जाएगी, फिर हो जाएगी लिक्विड की या द्रव की, फिर हो जाएगी ठोस की। तो ठोसों की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम गतिज ऊर्जा किसकी होती है? ठोसों की होती है। और सर्वाधिक किसकी होती है? गैसों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 4 है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी आपको इसलिए दे तो ये परमाणु क्रमांक ही है। 2, 8 इनको जोड़ लेंगे, 2, 8 प्लस 4 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। 14 परमाणु क्रमांक किसका होता है? तो 14 परमाणु क्रमांक किस जानने से पहले सबसे पहले इनको देखते हैं नंबर बाई नंबर। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। फास्फोरस की बात करें तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15 होता है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 परमाणु क्रमांक क्लोरीन का होता है। और सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है। यही क्वेश्चन पूछा गया कि सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14 होता है। आपको कभी इलेक्ट्रॉन की विन्यास दे तो आपको इसे ऐसे ही लिखना है, परमाणु क्रमांक ही होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, जब जो ग्रुप डी का या किसी भी रेलवे का पेपर होता है, यह क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में 100% पूछा जाता है। जब जब रेलवे का एग्जाम होता है, जब जब पूछा जाता है ये क्वेश्चन, चाहे किसी भी शिफ्ट में पूछा जाए, पर ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं रेलवे के फेवरेट, मतलब हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और आवेश का मात्रा क्या होता है? मैंने आपके लिए बताया था आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम। तो इसको किस में लिखेंगे? कूलम में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 1.7 इंटू 10⁻⁻19 और ऋणात्मक उसने कहा है, तो इसमें ऋणात्मक लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.7 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बात करें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी पूछा जा सकता है। अभी तो आवेश पूछा है, अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछ ले तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 पॉइंट इंटू 10⁻31। अब बताओ पीछे क्या आएगा इसके? मैंने आपके लिए बताया था इसके द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। इसके पीछे आएगा किलोग्राम। तो ये हो जाएगा इसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻19 सॉरी 10⁻31 किलोग्राम। और आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इन दोनों को याद रखना है, कोई सा भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और मस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है एग्जाम में। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई मतलब कि एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होती है? एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होती है? वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के। एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होती है? वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होती है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपको सब याद रखना है। 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है एक एटॉमिक मास यूनिट। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान होता है। तो सापेक्ष आणविक द्रव्यमान किसका होता है मतलब? तो वो हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो सबसे पहले आपको पता है कि इसमें कार्बन के 1 अणु है, ऑक्सीजन के 2 अणु हैं। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 16। और 2 अणु है तो 2 से गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32। 32 और 12 कितने हो जाएंगे? 32 और 12 हो जाएंगे 44। 32 और 12 44 यूनिट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 44 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि आपको जल का आणविक द्रव्यमान बताना है। तो जल का कितना आणविक द्रव्यमान होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसका आंसर आपको, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो कौन सा उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो सबसे पहले बात करते हैं फेफड़ों की। फेफड़े होते हैं तो उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य करते हैं। ये किसका उत्सर्जन करते हैं? तो आप जानते हो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को साइड से बाहर निकालते हैं। छोटी आंत की बात करें तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत किसी का भी उत्सर्जन नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत किसी का भी उत्सर्जन नहीं करती है। त्वचा की बात करें तो यह किसका उत्सर्जन करती है? सो आप जानते होंगे पसीने का ये उत्सर्जन करती है, हमारे पसीने का। अब बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत को आप जानते होंगे बड़ी आंत से ही जुड़े होते हैं अपने जो यूरिया को उत्सर्जन करते हैं। तो आप जानते होंगे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन मैंने आपके लिए समझा दिए हैं और ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव रक्त का तरल भाग क्या है? जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। उसे क्या कहा जाता है?
तो आप जानते होंगे मानव रक्त का तरल भाग, मानव रक्त 2 भागों में विभाजित होता है, एक तरल भाग और एक ठोस भाग। एक तरल भाग, एक ठोस भाग। तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं तरल भाग को। तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ठोस भाग को क्या कहते हैं? कणिकाएँ। ठोस भाग को क्या कहते हैं? कणिकाएँ होती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है? 120 दिन का होता है। और इसकी आरबीसी की कार्य की बात करें, आरबीसी के कार्य की बात करें तो उसका कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य कौन करता है? आरबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो हमारे शरीर की सैनिक कोशिकाएँ कहलाती हैं। हमारे शरीर की सैनिक कोशिका कहलाती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। प्लेटलेट्स की बात करें तो रक्त का थक्का, आपको इसे भी याद रखना, तीनों को रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन होती है? प्लेटलेट्स। ये 4 ऑप्शन मैंने आपके लिए समझाती हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बन सकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और एनटीपीसी हिस्ट्री सेकंड का क्वेश्चन है, मतलब कि सीबीटी 2 के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, आप देख सकते हो। सीबीटी 2 के क्वेश्चन का मतलब होता है बेहतरीन क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अनोक्सी श्वसन में दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए। ग्लूकोज होता है वो अनोक्सी श्वसन की पहले सबसे पहले बात करते हैं, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे अनोक्सी श्वसन कहते हैं। मतलब वो उसे उस श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे कहते हैं अनोक्सी श्वसन। अनोक्सी श्वसन की बात करें तो सब ग्लूकोज होता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो अनोक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन निकलती है। तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इथेनॉल बनता है, मतलब कि C2H5OH। C2H5OH इथेनॉल का आपको वो से फॉर्मूला भी याद रखना है। C2H5OH का इसका फॉर्मूला होता है, इथेनॉल का होता है। इसको एकदम शराब कहते हैं, हम जो पीते हैं वो शराबी होती है, वो इथेनॉल ही होती है, इथेनॉल ही होती है। तो C2H5OH इथेनॉल का फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? तो C6H12, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और जब एक क्रिया होती है अनोक्सी श्वसन की, तो ग्लूकोज किसमें टूटता है? ग्लूकोज इथेनॉल में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऊर्जा निकलती है एटीपी के रूप में। तो आप ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं? तो श्वसन की प्रक्रिया होती है जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले आप जानते होंगे ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। तो ऑक्सीजन के 6 अणु जुड़े होते हैं इसके साथ। 6O2 ये उसके 6 अणु ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस H2O प्लस ऊर्जा एटीपी के रूप में, प्लस ऊर्जा बनाते हैं। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जल निकलता है और ऊर्जा निकलती है। तो इसके साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं? 6 अणु जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। तो ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ होता है? तो पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसे याद रखना है। कोशिका का शक्तिग्रह, कोशिका शक्तिग्रह कहलाता है और ऊर्जा एटीपी के रूप में प्रदान करता है। एटीपी की फुल फॉर्म भी पूछी गई है एग्जाम में। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं एक क्वेश्चन के साथ आपको 4-5 क्वेश्चन कर देता हूँ। जैसे ऑक्सीजन पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कोशिका का शक्तिग्रह कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन है यह ऊर्जा किस रूप में प्रदान करता है? एटीपी के रूप में। अब ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। और चौथा क्वेश्चन है कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये होती है एटीपी की फुल फॉर्म। ये आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन चारों पांचों में से। तो अब बात करें केंद्र की। केंद्र की खोज किसने की थी? इसकी खोज पूछी जाती है, केंद्र की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्र की खोज की गई थी। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑप्शन हमारी ये राइट आंसर हो जाएगा और ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है तो किसका है? वो है न्यूट्रिनो का। यह है न्यूट्रॉन नहीं है, आप इसे न्यूट्रॉन समझ रहे हैं, न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो है। न्यूट्रॉन की खोज तो चैडविक के द्वारा की गई थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? 1920 ईस्वी में पलाव के द्वारा की गई थी। 1900 में पाउली के द्वारा, सॉरी
न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? किसने की थी? 1900 ईस्वी में पाउली के द्वारा। 1900 ईस्वी में पाउली के द्वारा की गई थी न्यूट्रिनो की खोज। तो विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर किसका प्रभाव होता है? न्यूट्रिनो का। तो पता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की बात करें तो गोल्ड स्टेनर के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब 3 क्वेश्चन और रह गए हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप किसकी खोज हुई थी? तो आप जानते हो रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन की खोज की गई थी, मतलब प्रकीर्णन प्रयोग किया था रदरफोर्ड ने। उसके उसके परिणाम स्वरूप किसकी खोज की गई थी? तो उसके परिणाम स्वरूप खोज हुई थी नाभिक की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ नाभिक की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? रदरफोर्ड को नाभिक की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैंने आपके लिए बताई दी है अभी ये क्वेश्चन। अब बात करें इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? तो मतलब कि जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समतुल्य होता है, उन कणों को क्या कहा जाता है? उन कणों को कहा जाता है पॉजिट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था 2017 में एनटीपीसी में। तो आपके पास ग्रुप डी में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनों के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? जो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य होते हैं, उनका आवेश इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है। आप कमेंट करके बताना कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। मैंने अभी आपके लिए बताया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और ये स्टेज सेकंड का क्वेश्चन है, मैं आपके लिए बता तो रहा था। एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है ये, सीबीटी 1 का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक कथन और एक कारण दिया हुआ है। तो पहले कथन को पढ़ते हैं। लोहे की पटलियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। हाँ, आप जानते होंगे कि लोहे की पटरी पे एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। जो लोहे की एक पटली होती है, यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसके बीच में एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। और इसका कारण है लोहा गर्मियों में फैलता है। तो ये भी सही हो जाएगा। ये इसका कारण सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या उचित व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके 25 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक छोटा सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और कमेंट करके अपने क्वेश्चन का या मैंने जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसका आंसर भी जरूर दे के जाना। तो देखते हैं हम, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।